लो बच्चे लोग, तो आज जो हमारा क्लास है वो है फॉरेज का। ये देखो, एरे जब हम लोग पढ़ लिए तो अब हम लोग आराम से फॉरेज को पढ़ सकते हैं। देखो, एरे में जो हमारे साथ हुआ था वो क्या हुआ था। जो एरे, मान लो कि कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मैं तुम्हें एक एरे दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इस एरे के सारे एलिमेंट को आप दिखा दो। खैर, फ्यूचर में जो है डाटाबेस से जब आप डाटा लेके आओगे डेटा सेट में, तब भी ये काम करेगा, मतलब किसी भी कलेक्शन में काम करता है फॉर ईच। लेकिन अभी क्योंकि हमने तुम्हें एरे में पढ़ाया है एज ए कलेक्शन, तो सिर्फ आप उसकी बात करेंगे। तो एरे, मान लो हमने तुम्हें दिया, एक एरे दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि बच्चे इस एरे के जितने एलिमेंट है सबको आप क्या करो, डिस्प्ले कर दो। तो अब बात बताओ, तो तुमको अगर उसका साइज पता नहीं होगा तो क्या करोगे। अगर आपको उसका साइज पता नहीं है, तो अगर वीवी डॉट नेट की हम बात करें, तो इस जगह पे क्या होता है कि आप उसका लेंथ निकाल लो और जीरो से लेकर के लेंथ -1 तक आप लूप चला सकते हो। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बर्डन ही है ना, कि हम लेंथ निकालें और उसके बाद लेंथ से कम तक चलें। कितना बढ़िया होता, कुछ ऐसा मैकेनिज्म कोई लैंग्वेज ही प्रोवाइड कर देता तुम्हारा। तो वीवी डॉट नेट ने ये काम प्रोवाइड किया है आपको, वीवी डॉट नेट ने आपको ये प्रोवाइड किया है। जावा ने भी किया है, सी सी प्लस प्लस नहीं किया था। फॉर ईच लूप, ये एक थोड़ा सा एडवांस लूप है। हाँ, तो ये लूप जो है जनरली आप कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ करोगे कब, जब कलेक्शन को रिट्राइव करना हो, बिना वर्डन लिए कि कलेक्शन में 10 एलिमेंट है कि 5 एलिमेंट है कि 5,000 एलिमेंट है। तो इसमें आपको ये वरीड नहीं होना है कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। उसके हर एक एलिमेंट को आप फॉर ईच के मदद से क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ज्यादा गप न देते हुए मैं आपको इसका डेफिनेशन पोर्शन समझा देता हूँ। अब देख लीजिएगा। कहता है फॉर ईच, what is for it? It is the same as loop control statement. It is available in some programming language. Through this loop, a programmer easily traverse all the element of array or other collection without worrying about size of the collection. Okay? जो मैंने भी आपको बताया वही चीज इसमें लिखा हुआ है। तो इसका जो है इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। इसका इस्तेमाल हो सकता है एरे में, इसका हो सकता है डेटा सेट को रिट्राइव करने के लिए। इसका इस्तेमाल हर जगह हो सकता है जहां कलेक्शन का वर्ड आएगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लो। फॉर इच वैर, वेरिएबल का नेम, एज डेटा टाइप इन कलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा टाइप वही होगा जो इस कलेक्शन का डाटा टाइप है, क्योंकि ये डेटा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एक एक करके डेटा आएगा वो इस वेरिएबल में आएगा। इस कलेक्शन का एक एलिमेंट एक बार में इस वेरिएबल में आएगा। और आपको इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिखिए और उसके बाद आप क्या लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको इसका प्रोग्रामेटिकली मैं समझा देता हूँ। चलिए, इसका प्रोग्रामेटिकली मैं समझा देता हूँ। ये लीजिए, आप प्रोग्राम बनाते हैं अभी हम। छोड़ दो। नहीं, मैंने क्या बनाया, एक एरे बनाया ए आर एज इंटीजर। इसमें इतने सारे मैंने वैल्यू क्या कर दिए, असाइन कर दिए स्टैटिकली। आप चाहो तो मान के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने एक बना लिया डिम आई एज इंटीजर। ये आई क्या है, इंटीजर इसलिए है क्योंकि ये जो कलेक्शन है मेरा वो किस टाइप का है, इंटीजर के टाइप का है। अगर ये फ्लोट होता तो ये आई भी फ्लोट होता। ओके, जिस टाइप का कलेक्शन ये आई उसी टाइप का होगा। ये एक टेम्पोररी वेरिएबल की तरह काम करेगा। अब कहता है फॉर ईच आई इन ए आर, फॉर ईच आई इन ए आर में से हर एक एलिमेंट को निकालो और आई में रखो एक एक करके। तो पहली बार जो रखेगा कौन रखेगा, जीरोथ वाला रखेगा, एरे का जीरोथ पोजीशन। तो आई में आ गया तुमको 12। उसके बाद आपने दिखा दिया वैल्यू ऑफ आई जीरो, और वैल्यू फिर यहाँ लेगा ये जीरो पे आई का, और आई में सबसे पहले क्या आएगा 12। उसके बाद आएगा ऑटोमेटिकली अगला 123, उसके बाद ऑटोमेटिकली 456, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये, उसके बाद 33, उसके बाद 543, नेक्स्ट करेगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि आपका जो है एंड ऑफ द कलेक्शन आया है या नहीं आया है। अब आप इसको देखना चाहते हो तो आप लोग प्रोग्रामेटिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, रन करके देखो। देखो, वैल्यू ऑफ आई इज 12, वैल्यू ऑफ आई इज 1 2 3। जो वैल्यू मैंने एरे में डाल रखा है, देखो वही एरे के साथ वैल्यू आ रहा है। तो लास्ट वैल्यू आपको क्या दिखा रहा है, 543। ओके, चलो एक बार वंस मोर इसमें से सारा डाटा मैं निकाल देता हूँ, सिर्फ एक ही डाटा छोड़ देता हूँ। अब रन करवा, देखो वैल्यू ऑफ आई इज 12। एक ही बार एग्जीक्यूट किया। हाँ, ये मत करना कि अरे में डाटा ही ना हो और आप एग्जीक्यूट करवा देना, क्योंकि अगर एग्जीक्यूट करवा दिए और उसके बाद फॉर ईच को आप एग्जीक्यूट करोगे, तो इन केस ऑफ नल, अगर आपने इसमें वैल्यू नहीं डाला तो इसका मतलब ए आर जो है नल है। और अगर नल हुआ तो देखो ये एक्सेप्शन दे देगा।
अगर नल हुआ तो ये एक्सेप्शन दे देगा। मतलब कहता है कि अगर कलेक्शन में रेफरेंस नल है और उसके बाद आप फॉर ईच को एग्जीक्यूट करवाओगे तो ये एक एक्सेप्शन देगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें क्या डाल के रखो, डाटा डाल के रखो। चाहे मान के डालो कि स्टैटिकली डाल दो, जैसे मन करे वैसे डाल दो आप। ठीक है। ठीक है। यहाँ मान लो कि मैंने दो डेटा दे दिए, दो डेटा दे दिए तो दो ही बार दिखाएगा, 1 2 5 4 3। क्लियर। यहाँ पर बात समझने की क्या है, एक टेम्पोररी वेरिएबल है आई, जिसमें हमने उस कलेक्शन का डाटा एक एक करके रखा। ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा जीरो से और वहां तक जाएगा जहां तक लास्ट वैल्यू आपका मिलेगा। ओके। सेम एज, अगर आप इसको फंक्शन के तौर पे देखना चाहो तो फंक्शन का क्लास कर लेने के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तभी उसको देखना। अदरवाइज देखो फॉर ईच खत्म हो गया यहाँ पर। फॉर ईच का इतना ही काम है, एरे को यूज करना है फॉर ईच में, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो और फंक्शन क्लास हो जाए तब ये फंक्शन बनाना। एक मैंने बना लिया 100 एरे फंक्शन, बाय रेफरेंस एरे, क्योंकि एरे भेजना है तो रेफरेंस भेजोगे। ठीक है। आई एज इंटीजर फॉर ईच आई इन एरे, जो अभी भेजे हो एरे वहां से, वो एरे का रेफरेंस किस में होगा, इस एरे में। और राइट लाइन से मैंने आई कर दिया। तो ठीक है। यहाँ पर मैं कॉल एक्टिवेट कर देता हूँ टू एरे को, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको कॉल। अब इसको एग्जीक्यूट करो। देखो, कॉल करोगे तो पहले आई में जो दो वैल्यू जाएगा, उसके बाद सो एरे जो उठा के ले जाएगा ए आर के पास, और ए आर के पास जाएगा और ये अपना काम करेगा। तो देखो दो ही वैल्यू दिखेगा, एक दिखा 12 और दूसरा दिखा 5 4 3। ओके। यहाँ भी देख रहे हो कि हमको अब बटन लेने की जरूरत नहीं है कि उसमें कितना डेटा है और कितना डेटा नहीं है। आप जितना डाटा दोगे वो उतना डेटा को प्रोसेस कर देगा। बस याद रखना कि एरे है तो सिमिलर टाइप का डेटा ही रखता है। ये नहीं कि एक नाम रख देना और एक स्ट्रिंग रख देना और एक फ्लोट रख देना, एक सिंगल रख देना। जो रखोगे सेम टाइप का रखोगे। तो आई थिंक आपका फॉर ईच क्लियर हो गया। तो फॉर ईच का डिफिनेशन देख लेना एक बार, और फॉर ईच का डिफिनेशन लिखने के बाद फॉर ईच का क्या कर लोगे, आप लोग प्रोग्राम लिख लेना। और प्रोग्राम लिखने के बाद आप एक बार उसको ट्राई रन कर लेना। देखो स्क्रीन पे मैं फिर से इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो। ठीक है। ये कोड है आपका, ये कोड फॉर इसका डेफिनेशन, सिंटैक्स, ये प्रोग्राम, आउटपुट इसका खुद से बना लेना। ओके। अब इसको पॉज करके इतना देर कर लेना, उसके बाद अगर चाहो तो तुम दोबारा इस कोड को भी कर सकते हो। ठीक है। इस कोड को आप यहाँ से कर लो, पहला देखो मैंने कोड कर लिया है, पहला कोड आप यहाँ से कर लेना फॉर ईच से। इस पहले कोड को आप यहाँ से कर लेना, पहली बार इस कोड को आप यहाँ से कर लेना। ठीक है। क्या कोड दिख रहा है आपको? पहले ये कोड करोगे, ये कोड कर लेना, इसका आउटपुट मैं बना दे रहा हूँ। ये देखो इसका आउटपुट बना लेना, वैल्यू ऑफ आई जितना इतना इतना, और ट्राई रन करोगे तो मेमोरी भी बना लोगे कॉपी में। ओके। ये हो गया। फिर इसको हम बना रहे हैं यूजिंग फंक्शन, फंक्शन के थ्रू बना रहे हैं, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो यहाँ से हम कॉल कर देते हैं, इसको कॉल कर दे रहे हैं किसको, शो एरे को। और शो एरे में हम यहाँ से किसको भेज दे रहे हैं, शो एरे में हम यहाँ से भेज दे रहे हैं ए आर को। ठीक है। किसको भेज दे रहे हैं, ए आर को भेज दे रहे हैं। ए आर को भेज दिया मैंने। और ए आर के लिए आप फंक्शन बनाओगे तो यहाँ पर रहा इसका मॉड्यूल, ये यहाँ पर इसका है शब्द मॉड्यूल यूजिंग फंक्शन। ये दूसरा प्रोग्राम है। ठीक है। यूजिंग फंक्शन, फंक्शन के अंदर फॉर ईच का इस्तेमाल करके मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आप कॉल करोगे, यहाँ जाएगा, एरे में कितने बार आपने कितने वैल्यू भेजे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी ये काम कर देगा। ठीक है।
अब इसको भी मैं रन करवा देता हूँ, इसका भी आउटपुट आप देख लोगे, देखिए इसका आउटपुट ऐसा आएगा। ओके, तो आई थिंक आपका फॉर ईच खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो मेरा फंक्शन का क्लास होगा। ओके।